हेलो एवरीवन, आज डेट है 7 सितंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कालाहारी डेजर्ट को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सी ऑफ मार्मरा को लेकर के। तो सी ऑफ मार्मरा को अगर हम मैप में व्यू करें, सी ऑफ मार्मरा, जिसको मार्मरा सी के नाम से भी जानते हैं, ये एक इनलैंड सी है और कंप्लीटली टर्की कंट्री की बॉर्डर एरिया के बीच में लोकेटेड है। ये टर्की कंट्री के यूरोपियन पार्ट एंड एशियन पार्ट को आपस में सेपरेट करता है। सी ऑफ मार्मरा कनेक्टेड है ब्लैक सी एंड एजियन सी से कुछ स्ट्रेट्स के थ्रू। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मरा आपस में कनेक्टेड है बॉस्फोरस स्ट्रेट के थ्रू, और एजियन सी एंड सी ऑफ मार्मरा आपस में कनेक्टेड है डार्डानेल्स स्ट्रेट के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए सी ऑफ मार्मरा को लेकर के। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2023 में अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और अगर आपको लगता है कि डेली बेसिस पर आपकी जो स्टडी है उसमें एक मेजर प्रॉब्लम होती है अपने टारगेट्स डिसाइड करने में, तो उन सारे कामों में हमारे जो मेंटोर हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंटोर हैं वो डेली बेसिस पर आपको टारगेट प्रोवाइड करते हैं, फिर टाइम टू टाइम उन टारगेट्स को रिव्यू और एक तरीके से रिवीजन के पर्सपेक्टिव से उनको लेकर के आपके जो टेस्ट हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। आपकी जो स्ट्रेटजी है आपके प्रिपरेशन को लेकर के, उनको लेकर के भी हमारे जो मेंटोर हैं वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसके जो अदर फीचर्स हैं इस प्रोग्राम के, उसको जाकर के आप हमारी वेबसाइट पर रीड कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, जो एक इम्पोर्टेंट इशू होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन एक लॉन्ग जर्नी होती है और उसमें जो कंसिस्टेंसी और रेगुलर बेसिस पर जो स्टडी होनी चाहिए वो एक सबसे बड़ा इशू होता है। तो अगर आप चाहते हो कि 2023 में आप एक अच्छे तरीके से अपने यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर पाओ, तो आप इस मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर, और न्यूज़ रिलेटेड है कोविड वैक्सीन को लेकर के। हमारा जो इंडिया है उनको अपनी फर्स्ट नेजल कोविड वैक्सीन मिल गई है। ये जो वैक्सीन है वो भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप की गई है और नेजल वैक्सीन है, मतलब इसमें सिरिंज और जो अभी तक नीडल की जो जरूरत पड़ रही थी, जो अभी तक हम भारत बायोटेक के द्वारा ही बनाई ही कोवैक्सीन, जो इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन थी। इसके अलावा कोविशील्ड, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था। तो ये जो वैक्सीन है इनको सिरिंज और नीडल के थ्रू जो है वो इंसर्ट किया जा रहा था ह्यूमन बॉडी में, लेकिन अभी नेजल वैक्सीन आ गई है, मतलब आपको सिरिंज और नीडल की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी जो एक ट्रेंड पर्सन की रिक्वायरमेंट थी इस वैक्सीन के शॉट्स देने के लिए, अब उनकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर इंडिया ने अपने रिसर्च एंड इनोवेशन के ऊपर फोकस करके ये नई तरीके की जो वैक्सीन है वो डेवलप की है। तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की बात है कि जब भी अगर हम बात करें कोविड-19 पैंडेमिक की, उस टाइम भी इंडिया ने अपने आप को एज ए स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप्ड कंट्री की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट किया था और बहुत ही कम टाइम में हमारे इंडिया ने वैक्सीन डेवलप करने में अपना जो योगदान है, अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अच्छे से प्ले किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आर्टिकल रिलेटेड है, आप सभी को पता है बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया की विजिट पर है। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हुआ है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश जो है उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बहुत सारी जो रिवर हैं वो अपने वाटर को फ्लो करती है, मतलब इंडिया से ओरिजिन होता है, बांग्लादेश तक जाकर के वो लास्ट में बे ऑफ बंगाल में अपने आप को मर्ज करती हैं। तो इसी की वजह से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये जो वाटर शेयरिंग होता है इन रिवर्स के वाटर को लेकर के, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना रहता है। और स्पेसिफिक प्रेजेंट टाइम में जो तीस्ता रिवर है वो भी एक ऐसा इशू है जिसको लेकर के काफ़ी लंबे टाइम से डिस्कशन चल रहा है इंडिया
और बांग्लादेश के बीच में। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जल्द ही तीस्ता रिवर का जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर काम किया जाएगा और इसके साथ में ही जो भी अदर इश्यूज हैं इंडिया और बांग्लादेश को लेकर के उन सभी को भी सॉल्व किया जाएगा। अभी प्रेजेंट टाइम में कुशियारा जो रिवर है उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है और उसको लेकर के एक डील की गई है। तो इसमें बताया गया है कि 1996 में जो गंगा रिवर जो है उसके वाटर शेयरिंग को लेकर के ट्रीटी हुई थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और उसके लगभग काफी लंबे टाइम के बाद, लगभग 26 साल के बाद में ये जो है ये दोबारा से कोई ट्रीटी हो पाई है, कोई एक तरीके से एग्रीमेंट हो पाया है किसी रिवर के वाटर को लेकर के। कुशियारा रिवर की अगर हम बात करें तो कुशियारा रिवर जो है वो बराक रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है। बराक रिवर 2 रिवर्स में अपने आप को सेपरेट करती है, कुशियारा रिवर एंड सूरमा रिवर, और तब ये कुशियारा रिवर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर एरियाज बनाती हुई फ्लो होती है। तो उसी कुशियारा रिवर के वाटर को लेकर के यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ फैक्ट्स यहाँ पर दे रखे हैं कि देखो किस तरीके से इंडिया ने लिबरेशन वॉर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, उन सभी को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 28 ईयर्स के बाद में ये जो एग्रीमेंट है वो सामने आया है रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर के। ओके, यहाँ पर ये बताया गया है कि इससे पहले गंगा रिवर जो है उसके वाटर को लेकर के डिस्कशन हुआ था और उसके बाद में अभी ये जो रिजल्ट है वो सामने आ पाया है। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि 54 ऐसी रिवर हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कॉमनली फ्लो होती हैं, और इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया जो है वो लगभग अबाउट 4000 किलोमीटर का है। तो इन चीज़ों को लेकर के भी जो भी ऐसे इशू हैं जिनको लेकर के कि बॉर्डर एरियाज में भी जो इलीगल एनक्रोचमेंट देखने को मिलता है, इलीगल माइग्रेशन देखने को मिलता है, इसको लेकर के भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इशू रहते हैं। दोनों ही साइड्स ने कुछ एग्रीमेंट्स जैसे कि रेलवे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस कॉपरेशन, मीडिया, वाटर शेयरिंग, इन सभी के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन किया है। तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन की अगर हम बात करें तो देखो, बांग्लादेश जो कंट्री जिसको पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे, जब इंडिया का एक तरीके से इंडिया डिवाइड हुआ अपने लिबरेशन के टाइम में, अपने फ्रीडम के टाइम में 1947 में, तो इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में भी 2 पार्ट थे, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जिसको प्रेजेंट टाइम में हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बाद में कुछ टाइम बाद में ही जैसे उन्होंने फ्रीडम गेन की, उनमें इशू होने लग गए। मेजर इशू ये था कि मैक्सिमम जो पावर थी वो वेस्ट पाकिस्तान के पास में रही। ईस्ट पाकिस्तान तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो रेवेन्यू जनरेशन का काम करने लगा। यहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, तो यहाँ से जो भी चीज़ें प्रोडक्शन होती, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता, उन सारे मनी का यूज़ किया जाता वेस्ट पाकिस्तान के लिए। तो ये कुछ इशू थे। फिर बाद में इशू आई, प्रॉब्लम आया लैंग्वेज को लेकर के कि उन्होंने जो है वो उर्दू लैंग्वेज को अपनाया। यहाँ पर आप सभी को पता है कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वहाँ पर बांग्ला लैंग्वेज को बोला जाता है, तो बांग्ला लैंग्वेज को जो प्रेफरेंस नहीं दी गई, तो उसके बाद में यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान में अपनी लिबरेशन के लिए उन्होंने अपना जो वॉर है वो स्टार्ट किया, और इसमें इंडिया ने काफ़ी उनका सपोर्ट किया, और तब जाकर के ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के रूप में एग्जिस्टेंस में आ पाया 1971 में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन है उनको एक मजबूती जो चीज़ देती है वो ये है कि बांग्लादेश की जो नींव रखी गई थी उसमें इंडिया ने अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। दूसरा अगर हम बात करें तो सेकेंड यहाँ पर बात है कि इन बांग्लादेश के एग्जिस्टेंस के बाद में इंडिया फर्स्ट ऐसा कंट्री था जिन्होंने बांग्लादेश के साथ में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए थे। तो ये तो बात आ गई कि बांग्लादेश के एग्जिस्टेंस की। अगर हम बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर अपने, जैसे कि कल्चर की बात पर कर लें, लैंग्वेज की बात कर लें, इसमें अभी भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो बांग्लादेश जो है वो हमारे इंडिया का लगभग 4000 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। तो वहाँ का जो रीजन है, मतलब हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, और हमारा जो वेस्ट बंगाल जो स्टेट है उसके साथ में जो अपना कल्चर और बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों में ही बांग्ला जो लैंग्वेज बोली जाती है, मतलब लैंग्वेज बेसिस पर भी हमारे जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, जिसमें जो संप्रति जो एक्सरसाइज होती है वो हमारी आर्मी के बीच में होती है, और मिलन जो एक्सरसाइज होती है वो हमारी नेवी के बीच में
होती है। 2015 में इंडिया और बांग्लादेश ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी किया था, जिसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया जो बांग्लादेश में थे इंडिया के, उनको इंडिया ने बांग्लादेश को दे दिया, और कुछ बांग्लादेश के एरिया इंडिया में थे उनको बांग्लादेश ने इंडिया को दे दिया, और यहाँ के जो सिटीजन्स थे उनको फिर अपनी अपनी कंट्री ने जो है वो सिटीजनशिप भी अप्रूवल उनको दे दिया। तो ये दोनों कंट्री के कुछ बेसिक रिलेशन हैं जिनकी वजह से इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बांग्लादेश का हमारे रिलेशन उनके साथ में अच्छे रहना, क्योंकि टाइम के साथ में चाइना जिस तरीके से हमारे रीजनल एरिया में कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशन अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, तो वो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ में जो कंट्रीज़ हैं उनके रिलेशन हमारे साथ में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बांग्लादेश कंट्री ना सिर्फ हमारे इंडिया के चाइना को काउंटर करने के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है उस तक भी हम कनेक्टिविटी जो है वो ईजीली बांग्लादेश कंट्री के थ्रू दे सकते हैं, क्योंकि इंडिया के मैप को जब आप व्यू करोगे तो इंडिया जो है वो इस तरीके से स्प्रेड है, तो बीच में यहाँ पर बांग्लादेश कंट्री है, तो हमारी बॉर्डर जो है मतलब हमारा जो लैंड एरिया है उसका यूज करते हुए हम नॉर्थ ईस्ट तक इजीली पहुंच सकते हैं अगर बांग्लादेश के साथ में हमारे रिलेशन हमेशा बेहतरीन रहते हैं। तो दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब बॉर्डर एरियाज दोनों कंट्री के बेहतरीन रहेंगे, दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन बेहतरीन रहेंगे, तो यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा इशू देखने को मिलते हैं जैसे ड्रग्स के इशू या फिर टेररिज्म से रिलेटेड इशू की इलीगल माइग्रेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, उनको भी हम काउंटर कर सकते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम दे सकते हैं जब दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशन है वो काफ़ी बेहतरीन रहे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हाँ अब यहाँ पर हमने बात की कि तीस्ता रिवर जो है उसके ऊपर जल्दी रिजल्ट आएगा। तो तीस्ता रिवर की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया का जो सिक्किम स्टेट है वहाँ से ओरिजिन होता है तीस्ता रिवर का, उसके बाद में इंडिया के वेस्ट बंगाल स्टेट में एंटर करती है तीस्ता रिवर, और लास्ट में बांग्लादेश में एंटर करके जमुना रिवर में अपने आप को मर्ज करती है। तो यहाँ पर 1787 से पहले अगर हम बात करें तो तीस्ता रिवर जो है वो पद्मा रिवर में आकर को मर्ज करती थी, लेकिन फिर उन्होंने अपना कोर्स चेंज कर लिया और यहाँ पर जाकर के वो जमुना रिवर में अपने आप को मर्ज करने लगी। ब्रह्मपुत्र रिवर जिसको बांग्लादेश में जमुना रिवर के नाम से जानते हैं। तो ये तीस्ता रिवर से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, और आर्टिकल रिलेटेड है फ्रंट पेज पर ही। सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उन्होंने EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है जिसको कोटा दिया गया था उसको लेकर के यहाँ पर डिस्कशन हुआ। देखो काफ़ी लंबे टाइम से एक इशू चल रहा है कि EWS जो कोटा दिया गया जिसमें 8 लाख की जो इनकम है वो एक डाटा एक बेसिक जो है वो डिसाइड किया गया। ये डिस्कशन किया गया कि 8 लाख की जो अगर ईयरली इनकम होती है किसी फैमिली की उससे जो है तो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया कि 8 लाख तक की इनकम वाले जनरल कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। और दूसरा बात यह है कि OBC का जो रिजर्वेशन है क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर उसके लिए भी 8 लाख का क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। तो इसको लेकर के बार बार इशू प्रॉब्लमेटिक ये रहता है कि एक चीज़ में आप डिसाइड कर रहे हो कि वहाँ पर जो है वो रिजर्वेशन दिया जाएगा, एक जगह आप डिसाइड कर रहे हो कि वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से EWS कोटा, EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो कोटा दिया गया है जनरल कम्युनिटी को कि जिनकी भी इनकम कम है उनको ये रिजर्वेशन दिया जाए, 10% रिजर्वेशन 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये सारा प्रोसीजर इम्प्लीमेंट किया गया। तो इससे जो है काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी हुई। मैक्सिमम पहले सोसाइटी में ये माना जाता था कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उन्हीं को रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन जब जनरल कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन दिया गया है तो एक रिजर्वेशन का जो स्टिग्मा बना हुआ था वो जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा इससे डाइल्यूट हुई है। लेकिन इसके जो बेसिक कंसर्न है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और स्टेट से पूछा है कि EWS कोटा को लेकर के जो कंसर्न है उसको आप अपनी तरफ से अपना जो आंसर है वो देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने किन किन पॉइंट को लेकर के बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो ये जो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो रिजर्वेशन देने की कोशिश की गई है वो इंदिरा साहनी जो जजमेंट था
इंदिरा साहनी जजमेंट पे 2-3 बातें बोली गई थी। उसमें एक तो ये बोला गया था कि जो रिजर्वेशन जो है वो किसके बेसिस, मतलब 50% की उन्होंने कैप डिसाइड की थी कि 50% से ज़्यादा जो है वो रिजर्वेशन नहीं होगा। SC ST OBC को जो भी रिजर्वेशन दिया जाएगा वो 50% कैप के अंदर होना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया गया था कि क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर की बात की थी OBC रिजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात अगर हम करें तो उन्होंने बोला था कि जो एक तरीके से प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है वो नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाद में उसको जो है वो अलाउ कर दिया गया था अदर जो केसेस हुए उनमें। तो यहाँ पर ये जो इनकम रिजर्वेशन है उसके बारे में इशू रखा गया है। दूसरा अगर हम बात करें तो EWS कोटा जो है अगर प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन में इम्पोजिशन किया जाता है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। 50% का जो कोटा है उसको वायलेट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो रिजर्वेशन जो प्रेजेंट टाइम में जो सैंक्टिटी जो डिक्लेयर की गई थी रिजर्वेशन की, उसमें जो है उसको भी ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। तो इन सारे बेसिस पर इसको लेकर के यहाँ पर इशू जो है वो रखे गए हैं। अब अगर हम बात करें ये EWS जो कोटा है जो दिया गया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो इसकी हिस्ट्री क्या है, कब से इसको लेकर के डिस्कशन स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2005 के टाइम में जो UPA गवर्नमेंट है उन्होंने SR सिन्नो एक जो कमीशन जो है वो उन्होंने कमीशन किया था कि SR सिन्नो जो है वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो है उनके अपग्रेडेशन के लिए कैसे काम किया जाए। तो SR सिन्नो ने ये बोला था कि जो भी BPL फैमिली है बिलो पॉवर्टी लाइन में, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो भी फैमिलीज आती हैं उनको ये रिजर्वेशन दिया जाए जो जनरल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने बोला था कि इस रिजर्वेशन को बोला जाएगा इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो रिजर्वेशन दिया गया उसको बोला गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ओके, तो ये इसका क्राइटेरिया था कि किस तरीके से ये जो रिजर्वेशन है इकोनॉमी बेसिस पर ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पीस पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अभी यूके की जो नई प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन हुई, एक तरीके से कंजर्वेटिव पार्टी जो है वहाँ पर उसको मेजोरिटी है, तो उन्होंने किसको वो अपना PM बनाए, इसको लेकर के 2 कैंडिडेट ऋषि सुनक और लिज ट्रुस जो है वो दौड़ में थे। तो लिज ट्रुस को यहाँ पर ज़्यादा वोट मिले और अब लिज ट्रुस जो है वो यूके की नई प्राइम मिनिस्टर होंगी। तो इसी के बारे में बताया गया है कि यूके जो है वो अदर पॉइंट्स के बेसिस पर, चाहे इकोनॉमिकली पॉइंट पे बात करें, चाहे हम पॉलिटिकली पॉइंट पर बात करें, इन सभी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशू हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो इनके सॉल्यूशन के लिए अभी जो है वो नई प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से काम करेंगी। दूसरा अगर हम बात करें तो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इशू फेस करना पड़ रहा है यूके को। तो इसको लेकर के भी क्या सॉल्यूशन किया जाएगा, क्या रिजल्ट निकाल करके लेके आएंगे नई प्राइम मिनिस्टर, इन सभी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है इंडिया की ग्रोथ के बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसमें बताया है कि इंडिया की जो एनुअल ग्रोथ है वो 7% प्लस है, लेकिन रियलिटी अगर हम देखें तो बहुत सारे पॉइंट्स के लेवल पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रियलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अभी जो फर्स्ट 2022-23 के फर्स्ट क्वार्टर की जो डाटा आए हैं उसमें नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने रियल GDP ग्रोथ का एस्टिमेशन किया है 13.5%। ओके, तो अगर हम देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अर्ली असेसमेंट था उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया था 16.2%, उससे 2.7% तक डिक्रीज देखने को मिल रहा है ये GDP ग्रोथ। तो यहाँ पर अज्यूमिंग दैट द सेंट्रल बैंक एस्टिमेट ऑफ द रिमेनिंग 3 क्वार्टर ऑफ द फिस्कल ईयर एज 6.2% इन Q2। ओके, तो इसके बेसिस पर जो लास्ट ईयर के जो क्वार्टर 2nd, 3rd और 4th के बेसिस पर उन्होंने ये एस्टिमेशन किया था कि किस तरीके से अपग्रेडेशन जो देखने को मिल रहा है। इसके बेसिस पर उन्होंने बोला कि जो हमारी GDP जो है वो प्री कोविड लेवल तक अपने आप को जल्दी एग्जिस्ट कर लेगी। तो यहाँ पर रियलिटी में जो राइटर है उनका ये बोलना है कि हमारी जो GDP ग्रोथ है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि हमने जो टारगेट्स लिए हैं
75 ईयर ऑफ सेलिब्रेशन के टाइम में जब हमने टारगेट लिए कि नेक्स्ट 25 ईयर में हम इस तरीके से अपने आप को हर सेक्टर में डेवलप करेंगे कि 2040 के साइड में 2047 के टाइम में जब 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को हम सेलिब्रेट करें तो अपने आप को एज ए डेवलप्ड कंट्री के रूप में हम एग्जिस्ट कर पाए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर चिली कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के जो रेफरेंडम हुआ उसके बारे में यहाँ पर बताया है कि मैक्सिमम जो लोग हैं उन्होंने जो पुराना यहाँ पर एक तरीके से जो बाई जनरल ऑगोस्तो पिनोचेट के द्वारा 41 ईयर्स अगो जो एक चार्टर इम्पोज किया गया था उसको रिप्लेस करने के लिए, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो यहाँ पर एक प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था, तो उसको लेकर के यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। तो देखो ये जो नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की जा रही थी इसमें अलग अलग पॉइंट्स के बेसिस पर रखा जा रहा था, और काफ़ी लंबे टाइम से 2019 में सबसे पहले यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिला कि बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिसमें चिली कंट्री में अभी भी जो इक्वलिटी है, जस्टिस जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है, तो उन सारे पॉइंट्स में चेंज किया जाए। तो उसको लेकर के ये बोला गया कि डायरेक्टली जो अभी प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट करता है उसमें चेंज किया जाए, या फिर कंप्लीटली एक तरीके से इलेक्टेड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, और इलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करे। तो इस तरीके का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी लंबे टाइम से चलता आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी जो है ये इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन चेंजेस करने की जो बात की जा रही थी वो है पेंशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने की, माइनिंग ग्रांट्स देने की, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप, इन सभी में जो है, और इसके साथ में एनवायरनमेंट के साथ में जो पॉलिसीज हैं वो मिक्सअप करके एनवायरनमेंट की रेस्पेक्ट के साथ में कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के साथ में जो पॉलिसीज लाई जाए, इन सभी के ऊपर बेसिक यहाँ पर डिस्कशन किया गया था कि इन सारे पॉइंट्स के ऊपर जो चीज़ें हैं वो अमेंड की जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो केरला की हेल्थ मिनिस्टर रही, यहाँ पर उनका नाम है के सैलजा, उनको अभी रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है उसके लिए नॉमिनेट किया गया था। तो अभी जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, उन्होंने ये जो रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो लेने से मना कर दिया है, डिक्लाइन किया है उन्होंने। अब मेन रीजन क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो के सैलजा जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करती हैं, तो उन्होंने ये बताया है या फिर इस बेसिस पर ये रखा गया है कि जो रमन मैग्सेसे अवार्ड जिस प्रेसिडेंट के नाम पर दिया जाता है, जो फिलीपींस के 7वें नंबर के प्रेसिडेंट थे रमन मैग्सेसे, और उन्होंने स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो कम्युनिस्ट हक्स जो मूवमेंट था, जो एक तरीके से कम्युनिस्ट जो सोसाइटी है उसको सप्रेस करने के लिए या कम्युनिस्ट जो भी लोग हैं, कम्युनिस्ट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रमोट करने के लिए एक मूवमेंट चल रहा था फिलीपींस में। तो रमन मैग्सेसे जो है उन्होंने इस मूवमेंट को दबाया था, सप्रेस किया था। तो एक तरीके से कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है उनके खिलाफ थे रमन मैग्सेसे, और ये जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करती है। तो एक तरीके से हमारी आइडियोलॉजी के जो खिलाफ है, पूरे वर्ल्ड में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने से रोकने में उनका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा। इसीलिए यहाँ पर आइडियोलॉजी के बेसिस पर हमारे जो भी आइडिया है वो आपस में मैच नहीं करते, इसी के बेसिस पर जो है उन्होंने यहाँ पर डिक्लाइन किया है इस अवार्ड को लेकर के। तो रमन मैग्सेसे जो है वो कौन थे और ये अवार्ड जो है वो किस तरीके से एस्टेब्लिश हुआ। देखो रमन मैग्सेसे जो है 1907 में उनका जन्म हुआ, और वो फिलीपींस के 7वें नंबर के प्रेसिडेंट बने थे 1953 से 1957 के बीच में। उनकी सेबू आइलैंड में मनुगल माउंट जो है वहाँ पर प्लेन क्रैश में फिर उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर बताया गया है कि फिलीपींस की जो इन्फेंट्री डिवीजन है उन्होंने जापान के खिलाफ में जो उन्होंने लड़ाई की उसमें गुरिल्ला जो लीडर है, गुरिल्ला वॉर जो है उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो रमन मैग्सेसे जो है जब वो प्रेसिडेंट बने तो उस टाइम जो भी यहाँ पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ एग्रेरियन, मिलिट्री रिफॉर्म जो है वो लेकर के आए, और यहाँ पर फिलीपींस में जो भी एक तरीके से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे उन सभी को उन्होंने सप्रेस करने की कोशिश की। तो उनकी डेथ होने के बाद में 1957 में रॉकफेलर ब्रदर्स फंड जो है उन्होंने रमन मैग्सेसे अवार्ड को एस्टेब्लिश किया। और यहाँ पर अगर हम बात करें
तो ये जो फंड है उसके बाद में रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के नाम से सेटअप किया गया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और एशिया में जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में नोबेल प्राइज है, उसी तरीके से एशियाज वर्जन ऑफ द नोबेल प्राइज। और इनिशियली ये जो है उन कंट्रीब्यूशन को उन लोगों को दिया जाता था जो सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव कम्युनिकेशन, आर्ट्स, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इन सभी जो कैटेगरी है उसमें जो है इन सभी को दिया जाता था। और इमरजेंट लीडरशिप जो है ये कैटेगरी बाद में इसमें ऐड की गई। इंडिया में अभी तक जो है वो 58 ऐसे लोग हैं जिनको ये अवार्ड जो है वो दिया जा चुका है, जिसमें अगर हम कुछ नाम अगर हम डिस्कस करें तो मदर टेरेसा, सत्यजीत रे, वर्गीस कुरियन, अरविंद केजरीवाल, महाश्वेता देवी एंड अरुणा रॉय। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर। और यहाँ पर वही बांग्लादेश जो है उन्होंने हमारे इंडिया के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उसको लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया। क्वेड ग्रुप के जो ऑफिसर्स हैं उनकी यहाँ पर डिस्कशन हुआ। क्वेड ग्रुप के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई इंडिया में, और न्यू दिल्ली में मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है जिसमें जो चारों कंट्री हैं उनके जो हाई ऑफिशियल्स थे उन्होंने कुछ पॉइंट्स के ऊपर, जैसे कि कोविड वैक्सीन के ऊपर, दूसरा चाइना का जो भी प्रेजेंट टाइम में जो भी मूवमेंट है उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर डिस्कशन किया गया। तो देखो प्रेजेंट टाइम में जो वर्ल्ड जो है वो वेस्टर्न ग्रुप में और एक तरीके से रशिया के सपोर्टिव जो ग्रुप है उसमें बटा हुआ है। तो इंडिया जो है वो यहाँ पर बैलेंस रोल प्ले कर रहा है। इंडिया जो है वो रशिया के साथ जाकर के वोस्टॉक जो मिलिट्री ड्रिल्स है उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और यूएस के साथ में क्वेड ग्रुप में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इंडिया यहाँ पर अपने बैलेंस नेचर को शो कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि दुर्गा पूजा के टाइम में हिल्सा फिश जो है वो कोलकाता आएगी। हिल्सा फिश जो है वो उसकी अगर हम बात करें तो ये बांग्लादेश जो कंट्री है उसकी नेशनल फिश है, और वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा जो स्टेट है इंडिया में उनका स्टेट सिंबल है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि आप सभी को पता है कि अफ्रीका जो चीता है उसको इंडिया में री इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि इंडिया में चीता की जो पॉपुलेशन है वो लगभग खत्म हो गई थी, और 1952 के टाइम से ही हमारे यहाँ पर जो है वो चीता जो है वो पाया नहीं जाता है। तो दोबारा से इंडिया में इसको री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। पहले एशियाटिक चीता जो अभी प्रेजेंट टाइम में ईरान में पाया जाता है उसको लेकर के डिस्कशन हुआ था, लेकिन फिर जो एग्रीमेंट है वो नहीं हो पाया, क्योंकि ईरान में भी पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी कम है एशियाटिक चीता की। फिर अफ्रीकन चीता जो है उसको यहाँ से लाया जाएगा, और मध्य प्रदेश का जो कूनो नेशनल पार्क है वहां पर इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता में अगर हम कुछ डिफरेंस देखें तो एशियाटिक चीता का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है कंपैरिजन टू अफ्रीकन चीता। ओके, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो बर्थडे है 17 सितंबर को, उस दिन इनको लाया जाएगा, ये जो अफ्रीकन चीता है उनको इंडिया में। देखो फ्रंट पेज पर भी एक टर्म थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और यहाँ पर इस पेज पर भी है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो इसमें ये बताया हुआ है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो शिवसेना केस को आज सुनवाई करेगी। शिवसेना केस जिसके ऊपर शिवसेना पार्टी के ऊपर अभी प्रेजेंट टाइम में एकनाथ शिंदे जो वहाँ के सीएम हैं वो क्लेम करते हैं कि रियल शिवसेना को वो लीडरशिप दे रहे हैं, और यहाँ पर दूसरा उद्धव ठाकरे वो बोलते हैं कि रियल शिवसेना को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको लेकर के जो है वो डिस्कशन आज होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है डिस्कशन करेगी। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है? देखो मोस्टली हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है वहां पर डिस्कशन जो होता है किसी भी केस को लेकर के, या तो 2 जज या फिर मैक्सिमम 3 जज मिलकर के एक बेंच बनती है और वो इन केसेस की सुनवाई करते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो बेंच होती है जिसमें कम से कम 5 जज होने चाहिए, या फिर इससे भी ज्यादा जज हो सकते हैं। तो किसी भी नॉर्मल केस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं बनाई जाती है। जो भी एक तरीके से सब्सटेंसिव इशू होते हैं उन सभी को, सब्सटेंशियल जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब अच्छे खासे इस तरीके के क्वेश्चन जिसको आंसर देना बहुत जरूरी है, और कंप्लीटली अलग अलग सेक्ट जो है या अलग अलग पॉइंट जो है वो उसके ऊपर रिलाई करता है। तो इस तरीके के सब्सटेंशियल जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बोली भी गई है आर्टिकल 145 का सब क्लोज 3 में कि क्या किया जा सकता है, सब्सटेंशियल क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए इस तरीके का काम जो है, इस तरीके की बेंच जो है या जुडिशरी अपनी तरफ से स्पेशल फोकस इन क्वेश्चंस के ऊपर कर सकती है। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए
फॉरेन पेज पर। और यहाँ पर वही जो यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं लिज ट्रूस, उनके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस हैं उनको फेस करना होगा और किस तरीके से वो अपने जो इशू हैं उनको सॉल्व कर पाएंगी, जैसे कि इन्फ्लेशन से लेकर के नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल, ये कुछ इशू हैं, इनको किस तरीके से वो सॉल्व कर पाएंगी। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो वॉस्टॉक मिलिट्री ड्रिल्स जो है उसको लेकर के है। और इसमें आप सभी को पता है कि रशिया, इंडिया, चाइना और भी अदर कंट्री जो हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। लेकिन यहाँ पर जो नेवल ड्रिल्स होने वाला है उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन क्योंकि उसका रीजन ये है कि कुरिल आइलैंड्स के आसपास वाले रीजन में वो नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाएगी। और कुरिल आइलैंड्स को लेकर के जापान और रशिया के बीच में इशू है। और इंडिया जो है वो सभी कंट्रीज के जो भी साथ में अपने रिलेशन बाइलेटरल लेवल पर इंडिपेंडेंट तरीके से सेलिब्रेट करना चाहता है। तो इंडिया जो है वो जो भी प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स हैं उन सभी के ऊपर एग्री ना करते हुए सभी कंट्रीज के साथ में एज ए लिबरेशन अपने जो भी रिलेशन है उनको मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो यही रीजन है कि इंडिया मिलिट्री ड्रिल्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन नेवी जो ड्रिल्स होंगी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।